जय हिंद साथियों, मैं संदीप शर्मा आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, सीईटी एग्ज़ाम 2024 यानी समान पात्रता परीक्षा 2024 जिसका इंतज़ार बेसब्री से हम कर रहे थे। जो चयन बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने भी कई बार अपने जो ट्वीट है उनमें करके बताया था कि जल्द ही सीईटी की एग्ज़ाम होगी, लेकिन ये कन्फर्मेशन नहीं आ रहा था कि कब तक वो एग्ज़ाम होने की संभावना है, क्योंकि पिछले साल भर से ज़्यादा समय होने आया है, अभी तक कोई नई भर्ती नहीं आई है और सीईटी की एग्ज़ाम भी नहीं हुई। जबकि ये कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ष सीईटी की एग्ज़ाम होगी। तो जो साथी जिन्होंने सीईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड नहीं किया था, उनके मन में ये विचार था कि इससे रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम होंगी वो अगर होंगी तो उसमें उसे शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, सीईटी को हटाया जाएगा या रखा जाएगा, इस तरीके के कई क्वेश्चन हैं उनके मन में चल रहे थे। आखिरकार एक दिन पहले जो चयन बोर्ड के चेयरमैन हैं आलोक राज जी, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि जल्द ही सीईटी का नोटिफिकेशन आने वाला है और वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई उन विद्यार्थियों के लिए जो सीईटी के माध्यम से वो 11 एग्ज़ाम जिनके तैयारी वो कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम है जिसको इसमें शामिल किया गया है। इसमें मैं आपको बता दूं, सीईटी दो तरीके की होती है। एक तो सीनियर सेकेंडरी स्तर की जिसमें 6 भर्तियों को शामिल किया गया है, और एक होती है आपकी सीईटी स्नातक स्तर की जिसमें 12 भर्तियों को शामिल किया गया है। 11 विभाग है और 12 भर्तियों को शामिल किया गया है। तो तमाम उन टॉपिक पे हम आज के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी, जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे इतना नम्र निवेदन है कि फटाफट से अपने इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कर दे ताकि उन्हें भी सीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो उनको वो उसकी क्वेरी का समाधान मिल सके। तो सीईटी एग्ज़ाम 2024 आ गया है नोटिफिकेशन। क्या इस बार इसमें कुछ नया है वो भी हम देखेंगे। साथ में हल्के में आपको नहीं लेना है कि 40% तो है, क्योंकि ये एग्ज़ाम नहीं है जैसे आपने यूजीसी नेट की एग्ज़ाम देते हैं वो सिर्फ क्वालिफाइड होती है, वैसे ही सीईटी एग्ज़ाम है जो आपकी समान पात्रता परीक्षा होगी, जो एकमात्र उन 12 जो भर्तियां उनके लिए पात्रता एग्ज़ाम होगी जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उसमें सिर्फ क्वालिफाइड के लिए आपको 40% अंक चाहिए। SC ST कैटेगरी है उनको 5% की छूट दी गई, यानी 35% उनके लिए लाना अनिवार्य होगा। उन तमाम टॉपिक पे हम आज के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे क्या कुछ नया है और क्या कुछ होने वाला है सीईटी एग्ज़ाम में। चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले अपन ने देखो, ये जो आपका नोटिफिकेशन आया है वो चयन बोर्ड का है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा, जिसकी आज की डेट है 6/8/2024 को ये जारी किया गया है, जिसकी हेडिंग आप देख रहे हैं समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो स्नातक स्तर की है, सीनियर सेकेंडरी स्तर वाला नहीं है, स्नातक स्तर का ये होगा 2024, है ना। इसमें देखो 2024 है जो स्नातक स्तर वाली है, इसमें जो ये 11 विभाग है, 11 विभाग की ये 12 भर्तियां इसमें शामिल होती हैं स्नातक स्तर वाली, है ना, जिसमें आपके प्लाटून कमांडर है, जिलेदार है, पटवारी है, कनिष्ठ लेखाकार है, तहसील राजस्व लेखाकार है, पर्यवेक्षक है, महिला अधिकारिता विभाग द्वारा पर्यवेक्षक अलग है, उप जेलर है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 है, पटवारी है, ग्राम विकास अधिकारी है और कनिष्ठ लेखाकार। ये तमाम जो 12 भर्तियां हैं वो इन 11 विभागों की हैं और जो आपको सीईटी के माध्यम से देनी होती है, यानी आपने सीईटी है वो क्वालिफाइड किया है तब जाके आपका उसमें सिलेक्शन होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो समान पात्रता परीक्षा है वो क्या है, एक मात्र पात्रता परीक्षा है जिसमें किसी प्रकार का क्या होगा, भर्ती का नहीं है, सिर्फ आप उसको लिए पात्र माने जाएंगे, है ना। इसमें नौकरी की गारंटी नहीं है ना, इसमें नौकरी की गारंटी नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ आप उसमें पात्र होंगे। यानी आपने 40% या 35% अंक प्राप्त कर लिए हैं तो आप इन 12 जो एग्ज़ाम है उनमें आप बैठने के लिए क्या हो जाते हो,
पात्र हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो। निकट भविष्य में ये एग्जाम होती है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके 40 या 35% से कम प्रतिशत अंक आते हैं तो आप इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है। और क्या दे रखा है कि समान पात्रता परीक्षा जो स्नातक स्तर की है वो वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, है ना। और समान पात्रता परीक्षा का जो स्कोर है वो परिणाम की दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगा। देखो ये सबसे बड़ी बात है ना। समान पात्रता परीक्षा के लिए कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष यानी एक वर्ष में एक बार ये आयोजित की जाएगी। लेकिन इसकी अवधि कहाँ तक होगी? जहां आपका रिजल्ट जारी होता है ना, रिजल्ट से लेकर पूरा एक वर्ष के लिए वो मान्य होगी। रिजल्ट से लेकर एक वर्ष के लिए वो मान्य होगी। इसका मतलब है आपको हर वर्ष एग्जाम है वो देनी पड़ सकती है। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बढ़िया बात है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है तो जैसे रीट की जो अवधि थी वो 7 वर्ष की थी, लेकिन यहाँ पे जो रीट और टेट वाला जो नियम है वो लागू नहीं होता है। इसकी पात्रता अवधि मात्र 1 वर्ष मानी गई है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो ये भर्ती जो आपकी होगी ये सिर्फ पात्रता परीक्षा होगी, किसी प्रकार की नौकरी की गारंटी नहीं देती है। दूसरी इसकी अवधि है वो 1 वर्ष ही मानी जाएगी। ठीक है। अगर आप इसको अपने स्कोर में सुधार करना चाहते हैं तो आप हर साल भी इसकी एग्जाम को दे सकते हैं अगर आप अपना स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं। और इसमें जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो इसमें माना जाएगा। ठीक है। ठीक है, इसमें बाकी और कुछ ऐसा नहीं है। आगे ये तो हो गई रिलेटेड, ये हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है इसमें। देखो ये देखो कि जो समान पात्रता परीक्षा है उसके लिए सीईटी स्नातक की न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है जिस या जो SC ST अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी है वो 5% तक शीतलन उपलब्ध करवाता है। यानी इसके लिए जो न्यूनतम है वो 40% और 35% है, उसका क्राइटेरिया बनाया गया है। अगर आपको उसके लिए पात्र होना है तो आपको 40% और कैटेगरी वाले हैं उनको 35% है वो लाना जरूरी होगा। ठीक है। इसके अलावा और कौन से पॉइंट है? ये साधारण सी बात है, उनके लिए आपको ऐसा कोई नहीं। तो ये कुछ पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रख सकते हो, है ना। ये जो पॉइंट है उसमें आपका जो एक तो अवधि वाला है और एक आपकी नौकरी नहीं देता और एक है 40% आपको लेके आने हैं। ठीक है। अब इसके अलावा इसको आपको क्या करना है? ऑनलाइन करना है। ये ऑनलाइन की प्रक्रिया होगी जो आपके ई मित्र के माध्यम से होगी। किसके माध्यम से होगी? ई मित्र के माध्यम से होगी। आपको ई मित्र या आप खुद भी SSO ID में OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसके लिए आपको eKYC करना होगा। और eKYC करने के बाद आपको जो इसमें कुछ ऐसे हैं, कुछ OTR नंबर अपलोड करने होंगे, साथ में कुछ हैंड राइटिंग है ना, हैंड रिटन वाले सेक्शन के अंतर्गत आपको वहाँ पे कोई फाइल है वो चूज करनी पड़ेगी। ये एक नया पॉइंट इसमें ऐड किया गया है। और कुछ नया और क्या आपके लिए इसमें देखो, लाइव फोटो व हस्तलिपि नमूने को एक बार सबमिट KYC करने के बाद उसके बाद नहीं बदला जाए। यानी इसमें कुछ नया आया है कि आपको लाइव फोटो है वो अपलोड करनी पड़ेगी। लाइव फोटो है वो उसमें आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ये है, क्योंकि ये इसलिए चेंज किया गया नियम कि आजकल फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा हो गया और उस फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए लाइव फोटो वाला सिस्टम भी इसमें ऐड किया गया है। साथ में आपका जो आधार कार्ड है उसका भी सत्यापन इसमें किया जाएगा। बॉडी पे आपके मार्क्स हैं उसका विवरण, उसका हवाला भी इसमें देना पड़ेगा। ठीक है। और क्या उसमें चेंजमेंट है, चलो देखते हैं। उसमें भी ये हो जाएगा, OTR हो जाएगा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, है ना। और ये SSO ID के माध्यम से होगा। आपका सत्यापन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपके मूल प्रमाण पत्र है उसके आधार पर हो सकता है, डिजी लॉकर है उसके माध्यम से हो सकता है, या कोई अन्य प्रक्रिया के माध्यम से भी आपका बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा सकता है। ये सत्यापन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जो फर्जीवाड़ा है, बहुत ज़्यादा जालसाजी है वो होने लगी है और उसको रोकने के लिए बोर्ड द्वारा ये प्रयास किया गया है ताकि कुछ हद तक उसमें कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद आपको SSO ID में
आपका लॉगिन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद आप वो फॉर्म है वो फिलिप कर सकते हैं। आपको इसके साथ ही एप्लीकेशन आईडी है वो भी जनरेट हो जाएगी, है ना। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हो, 181 पर अपनी शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हो। ठीक है, ये हो गई प्रक्रिया ऑनलाइन भरने की। एक बार जो पंजीकरण होता है OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसमें क्या होता है आपको कुछ फीस चुकानी होती है। अगर आप सामान्य वर्ग और क्रिमिनल श्रेणी में है तो आपको 600 रुपये फीस देनी पड़ेगी। और अगर आप राजस्थान में SC ST के हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ा EWS के हैं, तो आपको 400 रुपये आपको देने पड़ेंगे, है ना। और अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे। तो दो ही कैटेगरी इसमें रखी गई है फीस की, 600 और 400 रखी गई है। ठीक है, पूर्व में अगर आपका पंजीकरण आप OTR जमा करवा चुके हैं तो दोबारा शुल्क आपको नहीं देना होगा। तो ये एक जरूरी चीज़ है कि आपने पहले ही OTR करवा लिया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो आपको दोबारा फीस देने की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी समान पात्रता परीक्षा होगी स्नातक स्तर वाली, उसमें ये विभाग हैं आपके 11 विभाग, और ये देखो ये भर्तियां हैं जो हमने चर्चा कर ली है। इन भर्तियों को अगर आप फाइट करना चाहते हो, इन विभागों में आप नौकरी करना चाहते हो, सरकारी जॉब लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन पोस्ट जो भी आती है उनकी आप तैयारी कर सकते हो। चाहे आप प्लाटून कमांडर हो, जिलेदार हो, पटवारी हो, कनिष्ठ लेखाकार हो, तहसील राजस्व लेखाकार हो, पर्यवेक्षक हो, उप जेलर हो, पर्यवेक्षक हो, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 हो, पटवारी हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, कनिष्ठ लेखाकार हो, ये तमाम जो पद हैं वो आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। कब, जब आप CET स्नातक स्तर की जो परीक्षा है उसको आप क्वालिफाइड कर लेते हो। ठीक है, ये कुछ छूट वगैरह है, तो ये नियम और उपबंध बताए गए हैं, तो उसको हमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने को ज़्यादा तो क्या ध्यान रखना है, 40% ही ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें क्या है कुछ नया, भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व सैनिकों को लाभ दे होगा, लेकिन भूतपूर्व सैनिक जो आरक्षित पद है उसमें क्या होगा, जो आश्रित है उनको लाभ नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिकों को लाभ मिलेगा, 12.5% आरक्षण है वो कोटा मिलेगा, लेकिन उनके आश्रित है उनको इस पर लाभ नहीं मिलेगा। देखो ये रहा 12.5% है, वो भूतपूर्व सैनिक है उनको ये कोटा दिया जाएगा, लेकिन उसके आश्रित को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखें, अगर कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उसके लिए रिक्तियों का 2% है वो दे होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी है जिन्होंने, चाहे वो कौन कौन से गेम है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, एशियाई ओलंपिक परिषद है, दक्षिणी एशियन ओलंपिक परिषद है, राष्ट्रमंडल खेल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से कोई जुड़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ है, एशिया ओलंपिक परिषद से जुड़ा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिषद संघ के एशियन स्कूल से जुड़ा हुआ है ना। ये संस्थाएं और ये गेम्स हैं, जैसे ओलंपिक्स गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, दक्षिणी एशियन गेम्स है, राष्ट्रमंडल गेम्स है, विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप है, एशियन चैंपियनशिप है, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स है, चैंपियनशिप है, एशियन स्कूल गेम्स और चैंपियनशिप है। इनमें जो लोग हैं उनको 2% आरक्षण दिया जाएगा। जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनको 2% आरक्षण देते हुए उनकी सीटों को रिजर्व रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए खिलाड़ी को जो प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट खिलाड़ी का खेल प्रमाण पत्र संबंधित पद के लिए मुख्य परीक्षा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। ये तो क्योंकि पात्रता परीक्षा है, इसमें तो ऐसा कोई रोल नहीं है, लेकिन जो जॉब वाली होगी उसमें ये सारा का सारा क्या आएगा, काम में आने वाला है। इसमें तो देखो सबको, जिसके 40% है वो 40% लेके आओ, जो SC ST वाले हैं वो 35 लेके आओ। लेकिन फिर भी अगर पोस्टों की बात होती है तो ये उसमें पूरा का पूरा वर्गीकरण है वो चयन बोर्ड ने दिया है उन खिलाड़ियों के लिए जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है। ठीक है, दिव्यांगजन है तो जो आपके दिव्यांगजन है उनके लिए भी कोटा निर्धारित है, तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पात्रता की बात करते हैं तो पात्रता आपको क्या होनी चाहिए, स्नातक या उसके समतुल्य होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो क्या होना चाहिए, चाहे BA हो, चाहे BCom हो, चाहे BSc हो। इसके अलावा ऐसे कोई कोर्स जिसको स्नातक स्तर के इक्विवेलेंट माना जाता है उसको भी इसमें शामिल कर लेंगे, है ना।
अब इसमें जो व्यक्ति पाठ्यक्रम में अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है उसे क्या किया जाएगा, शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है तो सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी की अपेक्षित जो योग्यता हो वो प्रमाण पत्र उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा। यानी मुख्य परीक्षा में उपस्थित होता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, लिखित परीक्षा और साक्षात के चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है तो वहां तक वो कागज है उन्हें वो उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। यानी जो मेन परीक्षा होती है उससे पहले उसके जो कागज है वो पूर्ण हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये उसकी पात्रता से रिलेटेड हो गया। ये छोटे मोटे पॉइंट है। राष्ट्रीयता, वो भारत का नागरिक हो, नेपाल का हो, भूटान का हो, तिब्बती शरणार्थी हो, उनको ये शामिल किया गया है। आयु है, वो आयु कितनी होनी चाहिए, 1 जनवरी 2025 को वो 18 वर्ष है पूर्ण करना चाहिए, तभी उसे शामिल किया जाएगा, है ना। समान जो पात्रता परीक्षा है 2024 के इस विज्ञापन में पदों के लिए पात्रता परीक्षा है, ये सिर्फ जो पद है, यानी आपके जो पद दिखाए गए हैं जिलेवार है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, जो पद है उनके लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा है। इसलिए ये आयु संबंधी प्रावधान पद विशेष के लिए निर्धारित सेवा नियमों के अनुसार ही लागू होंगे। जो पद आएगा उसके लिए लागू होंगे। पटवारी के लिए क्या है, ग्राम सेवक के लिए क्या है, प्लाटून कमांडर के लिए क्या है, वो वहाँ पे ही वही नियम लागू होंगे। ये और सिर्फ पात्रता परीक्षा है, इसलिए इसमें आपकी क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ 18 वर्ष का होना चाहिए। बाकी जो छूट मिलती है वो उम्र में मिलती है, बढ़ती हुई उम्र में, यानी 18 तो न्यूनतम होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होगी वो 40 होगी और उसमें छूट है वो मिलती रहेगी। ये ठीक है। पंजीयन शुल्क जमा कराने के लिए तो ये आपको पता ही है, OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपकी ये जो डेट है वो कितनी तारीख निर्धारित की गई है, 9/8/2024 से 7/9/2024 तक, यानी 9 अगस्त 2024 से आपकी 7 सितंबर, है ना, 7 सितंबर 2024 का ये टाइम है वो दिया गया, 1 महीने का टाइम है वो इसमें दिया गया है। कितना टाइम है, इसकी स्टार्टिंग डेट है 9 अगस्त 2024 और क्लोजिंग डेट है 7 सितंबर 2024। यहाँ तक आपको अपना फॉर्म है वो फिलिप है कर देना है, लेकिन समय का ज़्यादा इंतजार न करते हुए कि भाई लास्ट समय आएगा तब भरेंगे, आपको फटाफट है वो फॉर्म ई मित्र के माध्यम से भरना है और अपनी तैयारियों में जुट जाना है, ताकि आपका सिलेक्शन है वो जो आपके परसेंट है, जो 40% वाला क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो सके, साथ में आप जो मेन एग्जाम जो इनमें बता रखी है उनकी आप तैयारी कर सके। ये देखो परीक्षा का आयोजन महत्वपूर्ण पॉइंट है। परीक्षा की डेट दे रखी है, जो आपकी समान पात्रता परीक्षा है उसकी दिनांक है 25/9/2024 से 28/9/2024, 28/9 यानी 25 सितंबर से 28 सितंबर 2024 के मध्य ये परीक्षा आयोजित है वो की जाएगी। उसकी सूचना है कहाँ कहाँ आयोजित होगी वो अलग से दे दी जाएगी। साथ में परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित होती है तो नॉर्मलाइजेशन में कार्यवाही की जा सकती है, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड है वो अलग अलग आएगा, अलग अलग जगह होगी, अलग अलग चरणों में होगी, तो वहाँ पे जो आपका सामान्यकरण है, नॉर्मलाइजेशन है वो किया जा सकता है अगर एक से ज़्यादा चरणों में परीक्षा होती है। डेट है वो 25 सितंबर से आपकी 28 सितंबर 2024 इसकी एग्जाम डेट है, तो समय बचा ही नहीं है, 1.5 महीना पूरा बचा है, यानी आपके पास ओनली 45 डेज बचे। इसमें आपको 40% का जो टारगेट है वो अचीव करना। मैं ये नहीं कहता कि वह 70% लेके आने, लेकिन कम से कम पात्र बनने के लिए आपको 40% तो लेके आने पड़ेंगे, तब जाके आप अगली जो एग्जाम है उसके लिए क्वालिफाइड कर पाओगे, है ना। क्योंकि पहले आपको पहली सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा फिर दूसरी आएगी, डायरेक्ट हम दूसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते, पहली सीढ़ी पे चढ़ेंगे तब हमें सफलता निश्चित मिल भी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये डेट आपको अपने दिमाग में नोट कर लेनी है, 25 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में ये एग्जाम
हो सकती है। प्रवेश पत्र, तो प्रवेश पत्र है वो 3 दिन पहले वो भी आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, SSO ID पर मिल जाएंगे। साथ में आपके जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी मैसेज आ जाएगा। नियुक्ति के लिए इसमें अयोग्यता भी बताई गई, नियुक्ति के लिए है ये फिलहाल, लेकिन फिर भी अगर किसी के एक से ज़्यादा जीवित पत्नी है तो वो इसके लिए पात्र नहीं है, किसके एक से ज़्यादा जीवित पति है तो वो भी इसके लिए पात्र नहीं है। साथ में कुछ और ऐसे शर्तें दे रखी है जो उसके लिए पात्र नहीं है, 2 से अधिक संतान वाले हैं। लेकिन फिर भी ये चीज़ को छोड़ते हुए आप मेन है जो आप इसके एग्ज़ाम की डेट है वो तैयारी के लिए ध्यान में रख सकते हो। ऑनलाइन, तो ये निर्देश ऑनलाइन है कि समय पे आपको इसको फॉर्म है वो भरना है ना, ठीक है। ये फोटोग्राफ और हस्ताक्षर आपको स्कैन करके अपलोड करने, ये तो आप भर ही दोगे, ई मित्र वाला भर देगा, इसमें कोई ऐसी जगह नहीं है। ये चीज़ आप थोड़ी सी पढ़ लेना, फिर भी ई मित्र वाला भी बता देगा। ये JPG होने चाहिए, आपका बैकग्राउंड हल्के कलर का होना चाहिए, 50% जगह घेरनी चाहिए, ये सारी चीज़ है। ये ई मित्र वाले से रिलेटेड आप उनको थोड़ा सा केयरफुल होकर बता देना कि भाई ये नियम है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जितने भी जो अपन डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उनकी कंप्लीट जाँच है वो की जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और भी कोई आपको लेटेस्ट जानकारी चाहिए तो आप www.rssb.rajasthan.gv.in पर जाकर आप उससे संबंधित कोई भी सूचना है वो प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा से संबंधित ये फोटो वाला हो जाएगा। अगर आपने कोई त्रुटि कोई गलत कर दी है तो आप उसमें सुधार करना चाहते हो तो 300 रुपये लगेंगे और आपको 7 दिन के भीतर भीतर ये क्या करना पड़ेगा, संशोधन करवाना पड़ेगा, जिसका चार्ज आपसे 300 रुपये लिया जाएगा और 7 दिन के भीतर आप उसमें संशोधन करवा सकते हैं। और ये जो शैक्षणिक योग्यता में केवल मात्र एक बार आप संशोधन की अनुमति दी जाएगी, बाकी आप बार बार उसमें संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो जाएगा श्रुति लेखन, ये आवेदन की सूचना हो जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट नंबर 17 कि समान पात्रता परीक्षा जो स्नातक स्तर की परीक्षा है उसका स्कीम और पाठ्यक्रम, विस्तृत पाठ्यक्रम की चर्चा हम बाद में करेंगे। आज और सिर्फ आपको इतना देखना है कि इसमें आपको जो प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 150 प्रश्न होंगे और 300 आपको करने हैं, उसमें से 3 घंटे आपको मिलेंगे। साथ में प्रत्येक जो प्रश्न है वो समान अंक का होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न है वो कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा, है ना, 2 अंक का होगा। और उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये एक नई चीज़ इसमें ऐड की गई है कि उसमें आपको एक तो 5वां वाला ऑप्शन भी मिलेगा और एक नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी अगर आप गलत उत्तर देते हो तो आपके कितने नंबर काटे जाएंगे, गलत उत्तर देते तो आपका 1/3 या 0.33 या 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग के लिए आपके काटे जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये तो होगी सूचना। तो समान पात्रता परीक्षा के लिए ये स्कीम रहेगी जिसमें आपको पात्र बनने के लिए कम से कम 40%, रिजर्व कैटेगरी वालों को 35% अंक लेके आने हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस जिसमें आपको कुछ ऐसे पॉइंट दे रखे हैं जिस पे हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन आज इतनी ही चर्चा करेंगे ताकि आप फटाफट है इसकी तैयारियों में लग जाए। तो 150 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के, जिसमें आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, सही बात है, समझ गए सारी बात। तो फटाफट आपको क्या करना है, सीईटी का फॉर्म भर देना है और उसके लिए आपके पास मात्र 45 दिन बचे हैं। उस 45 दिन में आपको बढ़िया तैयारी करते हुए इसको क्वालिफाइड करना है। साथ में वो तमाम जो 12 भर्तियां उनके लिए आपको तैयार होना है, क्योंकि अब किसी भी प्रकार की कोई आचार संहिता नहीं है। जब तक उपचुनाव की आचार संहिता लगती है तब तक सरकार है वो एक्टिव मोड में रहेगी। जो भी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी करने हैं उनका नोटिफिकेशन जारी करने का भी वो प्रयास करेगी। और उसके लिए जो पहला जो स्टेप है, क्योंकि आपकी 12 पोस्ट इसमें हो गई, यानी 12 जो सरकारी पद होते हैं वो इसमें 6 आपके जो सेकेंडरी स्तर वाली, सीनियर सेकेंडरी स्तर वाली उसमें होते हैं, तो 18 तो यहाँ पे आ जाते हैं।
तो इनकी सीईटी एग्ज़ाम होते ही तुरंत आपके सामने ये भर्ती आने वाली है। पटवारी के लिए पहले ही आ गया कि फरवरी मार्च में 1963 पोस्ट है वो आ रही है, तो इसलिए आपको इन एग्ज़ाम के लिए पहले से तैयार हो जाना है। और इस समय यानी ये एक साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस एक साल में बहुत सारी भर्तियां हैं वो आने वाली है। ठीक है साथियों, तो आज के इस सेशन में आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको सूचनाएं पसंद आती हैं तो अपने साथियों को भी शेयर करें। मिलेंगे अगले क्लास में, अगले सेशन में एक और शानदार और एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।